हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन एग्री। आज हम पढ़ेंगे मृदा एवं जल प्रबंधन और इनके साथ साथ एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर साथ साथ चलेंगे। ठीक, तो आज हमारा लेक्चर फोर्थ होगा। इस पे हमारा लेक्चर चैप्टर फोर्थ का जो है फर्स्ट लेक्चर लेंगे। ओके, तो इस पर हम बात करेंगे। तो मैं उनसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे मैं बता दे रहा हूँ। आप देख पा रहे हो कृषि विज्ञान का ये लेक्चर फर्स्ट है। ओके, और इस पे जो मृदा एवं जल प्रबंधन जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर है उस पर हम बात करेंगे। और एनसीईआरटी क्वेश्चन विथ आंसर, हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी करेंगे और उनके साथ साथ वो क्वेश्चन के आंसर भी करेंगे। और पर डे यानी हर एक लेक्चर में जो है पहले मैं चैप्टर 4 के साथ साथ क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज चैप्टर कराते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले मैं कुछ मृदा एवं जल प्रबंधन के कुछ इम्पोर्टेंस लाइन बता दे रहा हूँ। ओके, ब्लैक बोर्ड यूज़ कर। तो चलिए बात करेंगे मृदा एवं जल प्रबंधन की। तो मृदा एवं जल के बिना जो है फसलों उत्पादन की कल्पना जो है करना बहुत ही कठिन होता है, नहीं की जा सकती है। ओके, ये जो है मृदा का ये कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। और फसल के लिए जो है जल की आवश्यकता की बात करें, फसल के लिए अगर जल की आवश्यकता की बात करें, नीड ऑफ वाटर, जल की आवश्यकता की बात करें तो पौधे के शरीर का लगभग जो है 70%, पौधे का शरीर का 70% भाग जो है वहाँ जल होता है। ओके, वहाँ पे जल होता है, 70% भाग पे जल देखने को मिलता है। और ये सारी बातें हम एनसीईआरटी के पॉइंट आउट से करेंगे, लाइन बाय लाइन करेंगे। ओके, एक भी लाइन नहीं छूटेगा हमारा। और हम बता दें कि इसके बाद हम बात करेंगे मिट्टी में उपलब्ध नमी की गणना। पहला तो है फसलों के लिए जल की आवश्यकता, उनके बाद है मिट्टी में उपलब्ध नमी की गणना करेंगे, फिर हम नमी की गणना करेंगे मिट्टी की। और थर्ड पॉइंट की बात करें, और भी बहुत सारे पॉइंट जैसे आपको बी डी इक्वल टू दिखने को मिलेगा यहाँ पे देखिएगा। तो बी डी इक्वल टू होता है बल्क डेंसिटी को हम बोलते हैं। ओके, बी डी बोलते हैं, ऐसे पी भी होता है। ये सारी बात हम करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। ठीक, और इसमें जो है हम इम्पोर्टेंट लाइन आपको पहले से अंडरलाइन करके रखा हूँ। ठीक, तो बात करेंगे मृदा एवं जल प्रबंधन की। तो मृदा एवं जल के बिना जो है फसलों उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ओके, मृदा की गुणवत्ता एवं जल की उपलब्धि को श्रेणी की फसलों उत्पादन की आधारशिला है। ओके, इसीलिए वैज्ञानिक एवं तर्कीक प्रबंधन कृषि के अधिकारी इनके मुख्य पहलू हैं। और हमारा पहला पॉइंट आता है फसलों के लिए जल की आवश्यकता, नीड ऑफ वाटर फॉर फार्मिंग। जल ही पौधे का जीवन है और पौधे के जीवन में जल की निम्नलिखित भूमिका है। तो क्या भूमिका है वो हम नीचे देखेंगे। पौधे जो है, पौधे के शरीर का जो है लगभग 70% जो है, 70% जो है भाग जल है। ओके, तो हमने इस पे बात कर रखा, इस पे बात करेंगे तो मैं इसके लिए लोगों को हटा दे रहा हूँ। ठीक, देखिए प्रारंभ में जल की आवश्यकता बीज को फुलाकर बीज के बाहरी आवरण को कमजोर करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब जो हम प्रारंभ में जो जल की आवश्यकता है वो बीज जो है वो हार्ड होता है, उसको हम पानी में दे के उनके आवरणों को जो है वो कमज़ोर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है उसका विकसित पौधा बीज के उस आवरण को भेद कर बाहर निकल आए। तो हम फसलों के लिए जल की आवश्यकता, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो पहला हम आपको क्या बताएं कि 70% जो है जल चाहिए पौधे के शरीर का लगभग। और प्रारंभ में जो है जल की आवश्यकता बीज को फुलाकर बीज के बाहरी आवरणों को कमजोर करना। तो ये पॉइंट पे हम बात कर चुके हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे कि एक गौ में कि जल मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों को घुलाता है। मिट्टी में जितना भी पोषक तत्व रहता है तो जल का काम क्या होता है, उसको वो घुलाता है यानी मिला देता है। और इसके बिना जो है पोषक तत्व पौधे के शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए कि पोषक तत्व जो है केवल अपने आयनिक रूप में जो है पौधे का उपलब्ध हो सकते हैं, और जो जल की अनुपस्थिति में संभव नहीं है। तो इसके लिए जल का इसमें क्या थर्ड पॉइंट कर रहा है कि मिट्टी में जो जितना भी पोषक तत्व होता है उसको मिलाने का काम कौन करता है? जल करता है। ठीक, हाँ, तो खो में बात कर चुके थे और गौ
का भी मैं पॉइंट बात कर चुके थे। ठीक, अब बात आता है शरीर के घाव वाला पॉइंट पे बात करेंगे। तो शरीर के अंतर्गत विभिन्न आवश्यक जो अवयव है क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हम कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो है स्थिरीकरण करते हैं, और जो एमिनो एसिड उससे संयोजन होता है जिससे पौधे के शरीर का निर्माण होता है। तो पौधे का शरीर का निर्माण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है और जो है एमिनो एसिड का संयोजन होता है। ठीक, और ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पौधे के वृद्धि के लिए आवश्यक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की उपलब्धि का स्रोत जो है वो जल एवं वायु ही है, जिनसे पौधे का शरीर का निर्माण होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं। पौधे मिट्टी से जो है जितना जल ग्रहण करता है, पौधे जो है वो मिट्टी से जितना भी जल ग्रहण करता है उसका जो है 99%, उसका 99% जो है ट्रांसपायरेशन हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। और वो पत्तियों वो जो है के द्वारा हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हो जाता है 99%। पत्तियों के रंध्रों स्टोमाटा जिनको बोलते हैं, रंध्रों से निकलकर वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। और केवल 1% जो बचता है वो पौधे के शरीर में रहकर सारी जटिल संश्लेषण एवं विघटन प्रक्रियाओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होता है। ओके, और अगर किसी पौधे को जल नहीं मिला तो वो जो है पौधे सूख जाएंगे और मृत हो जाएंगे। ठीक, वो सूख जाएंगे और मर जाएंगे। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे जो कि हमारा है फसलोत्पादन के लिए जल की उपलब्धता। फसल के लिए जो है जल की उपलब्धता। तो पृथ्वी पर उपलब्ध सारे जल का केवल जो 2.6% जो है मीठा, 2.6% मीठा और शेष समुद्री खारा जल होता है। और इस मीठे जल का भी 77.23% जो है ध्रुवों पर जो है बर्फ के रूप में जमा रहता है, बर्फ के रूप में जमा रहता है, मिलता है। ओके, बर्फ के रूप में जमा रहता है। और जो बचा 0.6% भाग है वो नदियाँ, तालाब में संग्रहित या भूमि में नमी के रूप में उपस्थित तथा अंडरग्राउंड वाटर के रूप में जो है संग्रहित रहता है। ओके, अब बात करें मिट्टी में जो उपलब्ध जल की गणना की बात करें, हम मिट्टी में उपलब्ध हम जल की गणना की अगर बात करते हैं तो मिट्टी में उपलब्ध नमी की गणना एवं जल एवं मिट्टी की मात्रा एवं आयतन के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। ओके, तो पहले देखेंगे ये फर्स्ट देखेंगे मिट्टी में जल की उपलब्ध मात्रा होता है उपलब्ध जल की वजन, जितना जल का वजन रहता है ग्राम में, और बाय सूखी मिट्टी का वजन, जितना कि सूखी मिट्टी का जो वजन रहता है, सूखी मिट्टी का वजन रहता है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, हमको प्राप्त हो जाता है मिट्टी में जल की उपलब्ध मात्रा। ओके, और हम सेकंड पॉइंट की बात करें, ये हमारा फर्स्ट है, ये हम सेकंड की बात करें तो मिट्टी में उपलब्ध जल का आयतन निकालने के लिए जो उपलब्ध जल का वजन लेंगे हम, और उसको हम डिवाइड करेंगे सूखी मिट्टी का वजन से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और इंटू BD से, BD हम बता चुके हैं बल्क डेंसिटी से। ओके, करेंगे और इस प्रकार यह भी व्यक्त किया जा सकता है PV इक्वल टू, हम बोल सकते हैं 1 मिनट, हम PV इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, PD इंटू BD। ओके, और बात करें BD इक्वल टू बल्क डेंसिटी। ओके, प्रपुंज घनत्व और मिट्टी की गहराई के हिसाब से जो उपलब्ध मिट्टी की गणना की बात करें हम, तो जल की मात्रा उनको हम डीप मिलेंगे, गहराई मिलेंगे, तो PD इंटू BD और इंटू डेप्थ ऑफ सॉइल लेंगे और उनको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमको अमाउंट ऑफ वाटर का पता चलेगा। ओके, डेप्थ के लिए। और जहाँ PD की बात करें, ये PD की बात करें, वेयर PD इज जल की मात्रा वजन के आधार पर। ठीक, जल की मात्रा जिसका वेट के बेसिस पे लेंगे, और BD बल्क डेंसिटी हुआ, और इनको हम फिर से करेंगे जल की मात्रा को हम PV इंटू D को 100 से हम डिवाइड करेंगे, और PV जो है जल की मात्रा आयतन के आधार पे। ठीक, इस पे हम करेंगे। ओके, तो हम बात करेंगे मिट्टी में हमेशा मिट्टी की जो है जल धारण की क्षमता। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन क्या हुआ है, तो मिट्टी जो है हमेशा दो प्रकार के रंध्र बने होते हैं, पोर्स के बने होते हैं। एक होता है मैक्रोपोर, दीर्घ रंध्र, और एक होता है सूक्ष्म रंध्र, माइक्रोपोर्स बोलते हैं इनको, मैक्रो और मैक्रो। ओके, तो इसमें मैं बता दूं
यहाँ हमको मैक्रो दीर्घ बड़ा और माइक्रो वो सूक्ष्म होता है। ओके। और वर्षा या सिंचाई के बाद जो दोनों प्रकार के रंध्र जल से पूरी तरह भर जाते हैं और अतिरिक्त जल या तो धरातल से बाहर नाली या अन्य खेतों में चला जाता है और या फिर मिट्टी के रिसाव के परिणाम स्वरूप गहराई में जाकर जो है फिर से भर जाता है और भूमि में भर जाता है और जो है मिट्टी की निचली परतों का हिस्सा बन जाता है, जो पौधों की जड़ों की पहुंच से दूर होता है। ओके, उसके दूर होता है और या फिर वो रिस कर पौधे के जड़ों तक पहुंच जाता है, फिर वो बाहर चला जाता है, तो उसे संतृप्ता मृदा कहते हैं, सैचुरेटेड सॉइल उनको बोलते हैं। और अधिकतम जल धारण क्षमता, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं उसको। जब ऊपरी अब दूसरी पॉइंट आती है, जब ऊपरी अनावश्यक, ठीक, सुपरफ्लूअस वाटर जब ऊपरी अनावश्यक बह जाता है और तहों में और जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है आंतरिक स्राव जो है इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा भूवर्गीय जल, वो ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं, जो हमारे भूमि के नीचे में होते हैं, मिट्टी का निचली तहों में उतर जाता है, तो उसे मृदा का फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक, उनको बोलते हैं। अब बात करें हम, जब गुरुत्वाकर्षण जल नीचे चला जाता है तो दीर्घ रंध्रों को जल उसी के साथ निकल जाता है और उनका स्थान वायु ग्रहण करता है और उसको जो है फील्ड कैपेसिटी की अवस्था में सारे सूक्ष्म रंध्रों जल से और दीर्घ रंध्र हवा से भरे रहते हैं। तो संतृप्त भूमि की तुलना में फील्ड कैपेसिटी पर मिट्टी में जल की मात्रा लगभग आधी होती है, संतृप्त भूमि की तुलना में। ओके, इनकी जो है आधी होती है। और अतएव यह भी कहा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मिट्टी के कणों द्वारा धारित जल फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो रहता है मिट्टी, उनके कण द्वारा जो धारित जल की फील्ड कैपेसिटी वो कहलाता है। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस के पे। ओके, अब हम बात किस पे करेंगे, तो बात करेंगे एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर पे पहले हम बात करेंगे। ओके, जो कि हमारा एग्रीकल्चर साइंस में है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे इस पे प्रश्नावली पे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कौन उत्तेजक फसल है। तो उत्तेजक फसल क्या होता है बताए हुए थे, प्लेलिस्ट में होगा, जो कि हमारा फसलों का वर्गीकरण हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उस पर हमने ये बताया हुआ था कि उत्तेजक फसलें इन फसलों को कहते हैं जिनके प्रयोग से शरीर में उत्तेजना आती है। तो उत्तेजना किससे आती है, तो उनका हम एग्जाम्पल्स आपको बताए थे, आपको तंबाकू, चाय, कॉफ़ी और भी बहुत सारे बताए थे। तो इसमें बताइए जो हम 3 बोले उसमें कौन सा आता है। प्याज आता है, नहीं। अदरक, नहीं। तेजपत्ता, नहीं। तो चाय आता है, तो इनका आंसर होगा हमारा चाय। ओके, और हमारा दूसरा हमारा क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का है फर्स्ट चैप्टर का, इनमें कौन सी कीट आकर्षक रूप में प्रयोग होता है। तो कीट आकर्षक वाली फसलें हमने क्या बताया था, तो याद करिए, तो मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, जैसे आप सभी को याद होगा, जिनको हम ट्रैप क्रॉप्स बोल रहे थे, कीट आकर्षक फसलें जिनको हम ट्रैप क्रॉप बोलते थे। तो कीट आकर्षक फसल क्या होता है, तो देखिए, मुख्य फसलों के चारों और कीट से जो बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो फसलों के चारों और कीट से बचाने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाली फसलें को ही कीट आकर्षक फसल कहा जाता है। तो इनके कुछ प्रमुख एग्जाम्पल थे, मुख्य फसल के चारों ओर भिंडी लगाकर या फिर काटर रेड बाग को लगाकर, जिनको कॉटन रेड बग बोलते हैं, और उनके साथ साथ या हम तंबाकू में ऑर्गेनिक जो है, तंबाकू में ऑर्गेनिक का आलू परिवार, और उनके साथ साथ हम लाल गेंदा फूल के पौधे को हम द्वारा टमाटर या फूलगोभी में डायमंड बैंक मोद का नियंत्रण कर सकते हैं। तो बताइए इसमें से कुसुम आया, नहीं। उड़द आया, नहीं। और आपको जेट्रोफिन, नहीं। तो इनका आंसर लाल गेंदा फूल होगा। ओके, तो ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात किए। अब हम लघु उत्तरीय पे बात करेंगे। ओके, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फसल की परिभाषा लिखिए। फसल की परिभाषा लिखिए, तो मैं बोल रहा हूँ आप लिखते चलो। फसल की परिभाषा, तो आप बोलो, तो मैं बोल रहा हूँ फसल की परिभाषा। तो देखिए, पौधे के ऐसे समूह, याद करो मैं बताया हुआ था एनसीईआरटी में, पहला ही पॉइंट होगा ये, पौधे के ऐसे समूह जिसको मनुष्य किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है
और जो मनुष्य की जो है अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है उसे हम फसल कहते हैं। और इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि आर्थिक महत्व वाले पौधे का जो है ऐसे समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसे भी हम फसल कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन से हमारा नगदी फसल क्या है। ओके, कैश क्रॉप्स इसको हम बोलते हैं। और नकदी फसल हम आपको बताए हुए थे जब हम आपको फर्स्ट चैप्टर का बता रहे थे, फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण जब हम कर रहे थे तो उसमें आया हुआ था, आपको याद होना चाहिए, नकदी फसल। तो इस फसलों को इसलिए उगाया जाता है कि वे इसे बेचकर जो है किसान अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत ही जल्दी धन प्राप्त कर लें। ओके, जैसे इनके अगर एग्जांपल्स मांगे तो आप दोगे आलू। ओके, आप आलू दोगे और आलू के साथ आप गन्ना दे सकते हो, कपास, तंबाकू, मिर्च और भी बहुत सारे इनके एग्जांपल्स होंगे। ओके, ये नकदी फसल क्या होता है, इन फसलों के किस लिए उगाया जाता है ताकि किसान जो है अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुरंत धन प्राप्त किया जा सके। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल भी याद रखना चाहिए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आवरण फसल किसे कहते हैं। ओलसार टीवी। ओके, तो आवरण फसल की चर्चा करें तो इस प्रकार की फसलें जो है भूमि को अच्छी तरह से ढक देती है जिससे कि पानी और हवा से होने वाली अपरदन जो होती है या फिर क्षारण बचाव जो होती है, ऐसी फसलों की वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है और मिट्टी के ऊपर एक आवरण बनाती है। ओके, एक आवरण बन जाती है और इसकी जड़ें जो है मिट्टी में जाल की तरफ फैल जाती है जिससे वर्षा एवं हवा के कारण जो है मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। तो इसके हम अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, उदाहरण की बात करें तो मूंग, उड़द, सोयाबीन, ये सारे हम बताए हुए थे, लोबिया, मूंगफली, शकरकंद, पैरागास, ये सभी पे हम चर्चा कर चुके हैं। ओके, तो ये हमारा रहा आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं जितना बोला हूँ उनको आप राइट डाउन कर लो। ओके, अब हम ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा फसलों की खेती। इस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर के साथ साथ करेंगे। तो उसमें हम धान पे बात करेंगे एक दिन, उसके बाद आपको गेहूं पे बात करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, सारे इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उस पर हम बात करेंगे और इनके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स वो अधिक लेंगे। ओके, और ये सारे जो है नेगेटिव पे आपको मिलेगा। बने रहिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।